हेलो डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का 1 to 30 क्वेश्चन लेवल 1 का सॉल्व किया था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बच्चों इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइडेंटिकल और नॉट। तो बच्चों देखो, फर्स्ट में दिया है आपको एक न्यूमैन प्रोजेक्शन, दूसरा है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो बच्चों ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है ना, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, ये फ्रंट पे है, ठीक है ना, ये फ्रंट है, ये फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, और पीछे क्या है, दूसरा ग्रुप है, ठीक है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे F है, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, और इधर जो इसके पीछे है बच्चों वो G है, ठीक है ना। तो G में क्या है, CH2Br है, ठीक है, दिस रेफर्स टू CH2Br। तो अब प्रायोरिटी जब हम RS कन्फ्यूजन निकालते हैं तो बच्चों जो लास्ट प्रायोरिटी होता है ना वो बिल्कुल पीछे होना चाहिए। तो G जो पीछे है, अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 2 इंटरचेंज कर लेंगे, जिससे कि हमारा कंपाउंड जो है चेंज ना हो, ठीक है। तो हमने चेंज कर दिया और ये अब ऐसे बन गया बच्चों, ये पीछे है, ठीक है। तो हमने F और CH3 को इंटरचेंज कर लिया, इधर F कर दिया, इधर CH3, और इधर H कर दिया, इधर क्या है, CH2Br, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, तो ये क्या आ रहा है, R, ठीक है बच्चों। तो हमने इसका R निकाल दिया, ये क्या आ गया, R। अब उसी प्रकार से इसका देखोगे 1, 2, 3, 4, बट 4 को तो इसका क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4। अब इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, 1 को 4 से कर लेंगे, इधर 1 कर लिया, इधर 4 कर लिया, और इधर जो होगा 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3। तो 1 से 3 वाया 2, तो ये देखोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। तो यानी कि जो फर्स्ट वन है, फर्स्ट में क्या आपको दिया है ना, RS निकाला हमने, ठीक है। तो इसका कन्फ्यूजन निकाला R, ये क्या आ गया बच्चों, S आ गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, फर्स्ट के पेयर इनएंशियोमर्स हो गए, क्लियर। सेकंड में देखो बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम कन्फ्यूजन ही निकालें। तो सेकंड में अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग कायरल पे चेक करें, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, निकालना पड़ेगा। हाँ, अभी भी यहाँ पे श्योर नहीं हो पाएंगे हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ पे Cl है ना, इसमें एक इंटरचेंज हो गया, ठीक है, Cl की जगह H और H की जगह Cl, और सेम यहाँ भी इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे Cl, हाँ, इसको देखो बच्चों कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे है विदाउट, है ना, यहाँ हम देखो ये है ना, ये दोनों तो फिक्स है, इसमें एक इंटरचेंज हुआ है, ये, इसका मतलब इसका और इसका कन्फ्यूजन अपोजिट होगा, क्लियर। जैसे बच्चों अगर एक ग्रुप है और ऐसे ऐसे है ना, जैसे 1, 2, 3 है, ठीक है, हम चाहें तो इसमें बदल सकते हैं, कैसे, इसको इसके पीछे ला दें, इसको इसके पीछे ला दें, इसको इसके पीछे ला दें, समझ गए। मतलब यहाँ पे हम क्या कर दें, 1 कर दें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो कन्फ्यूजन चेंज नहीं होगा बच्चों। देखो पहला पैदल तरीका यही हमेशा होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो RS निकाल लो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम बिना RS निकाले भी कर सकते हैं।
तो जैसे अगर ध्यान से देखो, जैसे ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो हमने 2 को फिक्स रखा है ना, समझ गए, 2 को हमने क्या किया, फिक्स रख दिया। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि देखो Cl को यहाँ लेके गए, H को यहाँ लेके गए और इसको उठा के यहाँ लेके चले गए, तो उसका सेम आएगा बच्चों, ठीक है। तो यही आ जाएगा ऐसे। तो हम एक के पीछे Cl को शिफ्ट किया H पे, H को शिफ्ट किया Et वाले पे, Et को शिफ्ट किया यहाँ पे। तो हमें क्या समझ में आया बच्चों कि एक का कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है और एक का, है ना, तो ये दोनों जो है वो क्या है, सेम है, सेम कन्फिग्रेशन, और ये दोनों क्या आ गए, अपोजिट आ गए, क्योंकि एक इंटरचेंज है। तो इसका मतलब सेकंड जो हो गया बच्चों वो क्या हो गया, वो डायास्टीरियोमर हो गया। सेकंड के जो दोनों हो गए वो क्या हो गए, डायास्टीरियोमर। सेम यहाँ भी अगर देखोगे बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो एक ब्रोमीन ये फिक्स है ना, यहाँ भी ब्रोमीन फिक्स है। अच्छा, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, अच्छा इसमें अगर ऊपर वाले को देखें ना, जैसे ये ब्रोमीन फिक्स है, ये HCH3 है ना, ये तो सेम मिले ना आपको, नीचे का क्या है, सेम है, ठीक है। ऊपर में देखो ज़रा, ऊपर में क्या हो गया, अपोजिट, यहाँ पे देखो अपोजिट हो रहा है, ठीक है। या बेस्ट है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेस्ट है कि इसका हम कन्फ्यूजन निकाल दें फटाफट। ये हो जाएगा बच्चों 1 है ना, ये 2, ये 3, तो 1 2 3, ये 4 आएगा S, बट होगा क्या, R। सेम देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ऐसे जाओगे, आएगा R, बट होगा क्या, S। इसका निकालोगे 1, ठीक है, ये होगा 2, ये 3, तो ऐसे जाओगे, आ रहा है R, बट होगा क्या, S। यहाँ पे देखोगे 1, ठीक है, 2 3 4, आ रहा है S, बट होगा क्या, R। ये देखो RS आ रहा है बच्चों ना, RS SR। तो अब इसमें डाउट लोगों को ये हो जाएगा कि एनेंटियोमर है, बट ऐसा है नहीं, है ना। तो हम तो इसको पलट सकते हैं ना, हम तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको रोटेट कर सकते हैं चाहे तो, समझ गए। इसको हम उठा के, ठीक है, इसको उठा के ऐसे हम रोटेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो आपने कहा कि ये जो है RS है और एक जो है वो SR है, सेम ग्रुप है, समझ गए। तो इसका मतलब वो एक ही चीज़ को, ठीक है ना, किया गया। तो फर्स्ट और सेकंड जो होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो करेक्ट आंसर है C, ठीक है। तो एनेंटियोमर, डायस्टेमर्स एंड आइडेंटिकल। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एकाइरल। यहाँ बच्चों देखो ये दो क्यूब है, ये इस तरह से देखोगे, यहाँ पे एक मिरर रखोगे तो ये एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज आ सकते हैं, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे POS है। हैंड जो होता है वो क्या है, वो काइरल होता है, ठीक है ना। और ये जो है, जो ह्यूमन बॉडी है वो भी काइरल होगा, ठीक है, क्योंकि राइट लेफ्ट में है ना, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, राइट में है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो इस तरह से ये भी काइरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अ मॉलिक्यूल ऑफ 3 मिथाइल हेप्टेन, तो 3 मिथाइल हेप्टेन यहाँ पे है, ठीक है, 1 2 3 5 6 और 6। ये बच्चों देखोगे तो काइरल हो जाएगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है केवल 32 में है, सॉरी A में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर मीजोफॉर्म। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिस फॉर्म है, ठीक है। और
इसमें तो है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, तो ये तो कायरल हो गया। अब बचता है ये, ठीक है, तो निकाल लेते हैं कन्फिग्रेशन। ये होगा 1 2 3, सॉरी ये 3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे जाएंगे। आ रहा है R, बट होगा क्या S, लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल 1 2 3, ऐसे जाएंगे। आ रहा है R, बट होगा क्या S, तो ये S S आ रहा है। तो ये मतलब बच्चों क्या होगा कि अपर हाफ लोअर हाफ जो है वो सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो एक का R होना चाहिए और एक का S, दोनों RR या SS आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कौन सा होगा? 3 ओनली। अगला है द सेपरेशन ऑफ रेशमी मिक्सचर इनटू प्योर इनैंशियोमर इज टर्म्ड एज, इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, बोलते हैं बच्चों, रिजोल्यूशन टर्म है, ठीक है। रेशमाइजेशन का मतलब होता है कि रेशमी मिक्सचर बनता है जहाँ पे उस रेशमाइजेशन, आइसोमराइजेशन मतलब एक ही कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या है? सेम है, तो उसको हम लोग आइसोमराइजेशन कहते हैं। रिजोल्यूशन क्या कहते हैं कि दो इनैंशियोमेरिक मिक्सचर एक साथ मौजूद है, तो पेयर जो है उनको अलग करने को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है बच्चों, है ना। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होगा वो किसका होगा? सबसे पहला पे डिसाइडिंग देखता है, कार्बन कार्बन टाई हो रहा है ना, सब में कार्बन कार्बन हो रहा है। अगला बेस्ट इसका ब्रोमीन है, इसका अगला बेस्ट कार्बन है, इसका भी अगला बेस्ट कार्बन है, तो इसलिए ये सबसे टॉप पे जाएगा। तो 3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर देखोगे तो सेकंड पे जो होगा, यहाँ पे देखोगे पहला पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, दूसरे पे कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, तीसरे पे भी यहाँ देखोगे हाइड्रोजन है ना। पहले हम लोग इसी को एक्सप्लोर करते हैं, CH और CH2Br है, ये है। तो ये पहले कार्बन बेस्ड मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो 3 कार्बन है, ऐसे ऐसे, इससे 3 कार्बन लगा है, ठीक है ना, इसलिए ये विनर हो जाएगा। पहला एटम पे डिसाइड नहीं हुआ तो अगला उसका सुपर एटम देखेंगे। सुपर एटम मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद 4th का नंबर आएगा, फिर किसका आएगा बच्चों? फर्स्ट का आ जाएगा, उसके बाद आएगा सेकंड, ठीक है, 3 4 ये। तो बेस्ट मतलब कंपेयर में आएगा कि पहला एटम पे डिसीजन नहीं हुआ तो दूसरा उसका बेस्ट देखेंगे। बेस्ट किस टर्म में? एटॉमिक नंबर के टर्म में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे देखो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि पहला जो है वो कार्बन हुआ, उसके बाद ये ब्रोमीन है, दूसरे वाले में क्या है? 3 कार्बन है इससे, है ना, चौथा जो इसमें क्या है? C फिर Br है, और एक जो है वो C है फिर C है, ये है बच्चों। तो ये आपका थर्ड है, ये जो है ये 4th है, और ये जो है वो सेकंड है, और ये है आपका फर्स्ट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पहला बेस्ट देखते हैं। तो कार्बन है यहाँ पे, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अगला इसी से कनेक्टेड क्या है? ब्रोमीन है, इसलिए सबसे टॉप पे आ गया। अगला इससे कनेक्टेड जो है, इससे कनेक्टेड कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, 3 कार्बन, इससे कनेक्टेड 1 कार्बन, इससे कनेक्टेड 2 कार्बन है, तो 3 वाला तो विनर होगा ना। पहले उसी कार्बन से अटैच सारे ग्रुप को चेक करते हैं। अगर उस पर सारे ग्रुप को चेक कर लिया तो फिर जो सेकंड कार्बन होगा, फिर हम उस पे उसके ग्रुप की हायर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट को सर्च करेंगे, ठीक है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड के लिए बच्चों आपको देखना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो फर्स्ट में थोड़ा सा अजीब सा है, तो आप इसमें कन्फिग्रेशन निकाल लोगे, है ना। जैसे देखो ये 1 आ जाएगा,
ठीक है, ये 1 आया, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, लास्ट प्रायोरिटी है, ये आ रहा है R और होगा भी R। सेम यहाँ पे 1 2 ऐसे जाओगे, ये भी आ रहा है, तो दोनों R R आ गए, इसलिए मीजो नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। बी में भी देखो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी में क्या है, इधर ClCH3H है, इधर इथाइल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे इथाइल है, ठीक है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 2 कायरल कार्बन है। इस केस में अगर हम देखें तो इसमें बच्चों आपको मिल सकता है, या RS कन्फेक्शन ही निकाल सकते हो, या यहाँ पे देखोगे तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये जो था ये थिन लाइन है, ठीक है ना, जैसे ये जो है वही सेम है ऐसे, तो इनको ज्वाइन करो तो सेंटर से पास होगा। अब देखो ये वेज पे है और ये डैश पे है, तब भी ये सेंटर से पास होगा, और यहाँ पे ये वेज पे, ये डैश पे है, सेंटर से पास होगा। ये ऊपर है और ये नीचे है, तो यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये जुड़ेगा। तो इसलिए इसमें क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर ऐसे नहीं क्लियर हुआ तो उसके लिए क्या करोगे, प्रायोरिटी 1 2 3 एंड 4। अगर वैसे नहीं क्लियर होता है तो प्रायोरिटी कर लेंगे, RS कन्फेक्शन निकाल। तो इसमें आपको 2 इंटरचेंज करने पड़ जाएंगे, क्योंकि 4 को आपको कहाँ लाना है, वेज पे लाना है ऐसे। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे लेके जाओगे तो ये क्या आ रहा है बच्चों, R आ रहा है। ठीक है, और इसका अब देखोगे तो इसका हमने क्या निकाल दिया, R निकाला। अब इसका देखने जाओगे ऐसे है, तो हम चेंज कर देना। तो यहाँ देखो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अच्छा ये तो है ही, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना है। ये देखोगे तो ये S आ गया, समझ गए। तो मतलब मिरर इमेज हुआ ना, कि R का मिरर इमेज क्या होता है, S होता है। तो ये R है और ये S है, इसका मतलब इसमें POS भी मिल जाएगा। वैसे इसमें COS दिखाई दे रहा था। ठीक है बच्चों, तो यही है मीजो कंपाउंड, जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ठीक है, जैसे किसी कन्फर्मेशन में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो किसी कन्फर्मेशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री। ई में भी बच्चों अलग अलग ग्रुप है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस पे अलग है, इस पे क्लोरोमिथाइल है। ठीक है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई सवाल ही नहीं है, इसका डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेलेक्ट ई आइसोमर। ठीक है, एरो इंडिकेट द बॉन्ड्स टू बी कंसीडर। ओके, तो आपको ई कन्फिग्रेशन निकालना है। तो इसमें देखो बच्चों, ये O लगा है, इधर कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर O का ज़्यादा है, तो इसको 1 दोगे, इसको 2 दोगे। सेम यहाँ पे बच्चों ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, अगला बेस्ट इसका ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। 1 और 1 जो है देख रहे हो, यहाँ से ये अपोजिट है, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, इसलिए इसका E होगा। ठीक है, सेम यहाँ भी अगर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O का मतलब ऐसे होगा, और ठीक है, और O का मतलब ऐसे होगा। तो इसका मतलब इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। सेम यहाँ भी देखोगे तो एक ब्रोमीन है, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। इसमें 1 और 1 सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड है, इसलिए तो Z आ गया। ठीक है, इसमें जाओगे तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, ये भी आपका Z आ गया। सेम यहाँ पे जाओगे तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2, है ना, आइसोटोप होते हैं तो जो हेवियर होता है उसको ज़्यादा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि वो 2 बार ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, और
ठीक है। तो इसको भी 1 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ई आ जाएगा। तो ई जो मिला आपको, कौन सा मिला, 1 मिल गया और 4 मिल गया, ठीक है ना, 1 और 4, तो सी सही है। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है जो जीरो डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट उनकी ज्योमेट्री के हिसाब से डिसाइड होगा। इसका डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका वेक्टर सम कैंसिल नहीं होगा। सेम इसका भी डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, ये भी होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और ये सिस फॉर्म में बच्चों, तो ऐसा मत समझ लेना कि ये गया 3 वेक्टर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों ऊपर आ रहे हैं, समझ गए। तो ये प्लेन में है नहीं, है ना, ये क्लोरीन ये सब प्लेन के परपेंडिकुलर, दे आर नॉट गोइंग टू कैंसिल आउट, कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। 3D में है, कैंसिल इसमें हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। इसको ऐसे ले लोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे। यहाँ पे देखो Cl है, ये Cl है, H और H, इसका डाइपोल मोमेंट इधर, इसका इधर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डी का आएगा। अगला है ऑन प्लूटो वेयर एवरीथिंग इज फ्रोजन, एस्ट्रोनॉट्स डिस्कवर्ड 2 फॉर्म्स ऑफ ब्यूटेन, गॉश एंड NT, assuming that there are no rotation around single bond, which statement about the 2 forms is correct। तो देखो बच्चों, ब्यूटेन जो है उसका एक तो गॉस फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये CH3 और ये CH3, ठीक है, 60 डिग्री पे है, अगल बगल है, तो ये इसका जो है वो गॉश फॉर्म है। दूसरा एंटी फॉर्म है, ठीक है, ये ऐसे है। तो ये देखो दोनों बच्चों, अब ये इसमें क्या है ना, टेम्परेचर बहुत कम है तो इसमें रोटेशन नहीं होगा, तो मतलब अब इसको क्या समझोगे, इसको एक ऑब्जेक्ट समझोगे। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है इस टेम्परेचर पे, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। दैट्स वाई जैसे डाइपोल मोमेंट देखोगे, फर्स्ट का कुछ आएगा, सेकंड का 0 होगा, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं होंगे। दैट्स वाई ये क्या होंगे बच्चों, ये डायास्टीरियोमर होंगे, है ना। दे विल बी ट्रीटेड एज ए, है ना। डायास्टीरियोमर क्या होता है, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों, ए जो है इसमें क्या है, ये ट्रांस पे है, ठीक है। तो इसमें ट्रांस पे है तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री COS नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दैट इज कायरल होगा। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा ना, सेम ग्रुप NT है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर सेम ग्रुप NT होते हैं तो COS सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो सेम ग्रुप जो है वो NT है, ठीक है। जैसे ये इसका सेम ग्रुप है और इसका ये अपोजिट है ना, ये है, ठीक है। उसी प्रकार से ये इसके अपोजिट है, तो इस वजह से इसमें क्या होगा जो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और डी में जो है अगर डी में देखो बच्चों, अगर हम इसको इंटरचेंज करें ना, इसको यहाँ पे लाएं, इसको यहाँ पे लाएं, तो एक कन्फ्यूजन चेंज करने से देखो ऊपर वाला मिल जाएगा, समझ गए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो चेंज करने पे आएगा ना, चेंज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। या बेस्ट है कि नहीं समझ में आया तो
क्या है, कन्फिग्रेशन निकाल दो। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे जाओगे, ये एस आ रहा है, होगा क्या आर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, क्या आ रहा है आर। तो दोनों का आर आर आ गया, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसमें डी जो है बच्चों वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अब अगला है 50-50 मिक्सचर ऑफ सी एंड डी, ठीक है, ई में है 50-50 मिक्सचर ऑफ सी एंड डी। निश्चित रूप से डी ऑप्टिकली एक्टिव है, सी नहीं है, तो क्या है, तो ओवरऑल तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों ए, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 41 है, अमॉन्ग द स्ट्रक्चर्स शोन बिलो विच हैज़ लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट उसी का होगा बच्चों जिसमें जितने भी बड़े ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, चेयर फॉर्म में इक्वेटोरियल पे होने चाहिए। यहाँ देखो कि ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल आ गया, ठीक है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो बोट फॉर्म है ना, बोट फॉर्म तो वैसे भी कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसमें क्या होगा, मोस्ट स्टेबल ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज आर कायरल। तो देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो ये ब्रोमीन इसके सामने, एच इसके सामने, बट इधर यहाँ देखो इधर क्लोरीन लगा हुआ है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलेगा नहीं, तो 2 कायरल कार्बन है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कायरल हो गया, ठीक है। और सेकंड को अगर हमको देखना है ना, सेकंड को, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये दोनों आमने सामने तो मिल गए, ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पे जो ग्रुप है, ये ग्रुप और यहाँ पे जो ग्रुप है, ये दोनों सेम है नहीं ना। यहाँ से अगर कट होगा तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। और वैसे भी इसमें कायरल कार्बन है ही, है ना, तो कायरल कार्बन बहुत सारे बच्चों है ना, ये भी कायरल होगा, ठीक है, और ये भी कायरल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये सब कायरल कार्बन है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो ये भी कायरल हो जाएगा। थर्ड में देखना होगा, बेस्ट है, कन्फिग्रेशन फटाफट निकाल लो, है ना, ये 1 हो गया और ये 2 हो जाएगा, 3 तो 1 2, आर आ रहा है, होगा एस, 1 हो गया, ये 2 हो गया, एस आ रहा है, होगा क्या आर, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। 43 है, A compound was synthesized by a student, but its structure was not identified. However, his wonderfully helpful instructor told him that it was a meso compound with 5 carbons and 2 stereogenic center. तो 2 बच्चों उसमें स्टीरियोजेनिक होना चाहिए और मीज़ो होना चाहिए, ठीक है, ये देखना है आपको। तो मीज़ो का मतलब क्या होता है कि कायरल कार्बन होना ज़रूरी है, उसके साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो इसमें देखो बच्चों ये 2 कायरल कार्बन है और इसमें क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, तो ये तो मीज़ो हो गया, क्लियर। और 5 कार्बन भी है, सही बात है। अब सेकेंड को देखना है, ठीक है, तो अब देखो इसमें कन्फिग्रेशन तो दिया नहीं, लेकिन ये तो मीज़ो हो सकता है ना, किसी कन्फ्यूजन तो हो सकता है, तो ये भी ले लोगे, क्यों हो सकता है। यहाँ देखो OH है, यहाँ भी OH है और 5 कार्बन भी है ना, 1 2 3 4 और 5, ये भी हम काउंट कर लेंगे। इसमें देखो 2 कायरल कार्बन तो है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, बट ये मीज़ो नहीं है ना, नॉट मीज़ो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे भी 2 कायरल कार्बन है, ठीक, इसमें भी ये मीज़ो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है ना, कायरल कार्बन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीज़ो है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ भी हो सकता है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल।
अब इसमें बच्चों थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे देखोगे ये डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो जब भी ऐसा होता है, ठीक है, कि लगातार 2 डबल बॉन्ड आ जाए या लगातार 2 रिंग आ जाए, है ना, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। और इससे किनारे पे अगर ग्रुप अलग अलग हैं तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। किनारे पे अगर ग्रुप अलग अलग हैं, इवन नंबर हो, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो कह रहा है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द पॉली, मतलब स्टीरियो आइसोमर की बात हो रही है। वैसे तो आइसोमर्स बहुत बन जाएंगे, बट इसकी स्टीरियो आइसोमर्स की बात होगी। तो इसका एक तो सेंटर यहाँ से हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो जाएगा। टर्मिनल पे मिथाइल और हाइड्रोजन लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं। एक यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है तो इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल होगा और इसके अबाउट ऑप्टिकल होगा। तो टोटल जो है 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन इसमें कायरल है। ठीक है, तो पहले में देखो कि क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो फर्स्ट को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ा देखने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। और इसके बगल में है एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें और 2 कायरल कार्बन है, इनफैक्ट 3-4 भी हो सकता है, हाँ ना, ये भी कायरल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखोगे, ठीक है, तो सेकंड में अगर हम रोटेट करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है ना। सेकंड में क्या मिस्टेक है, देखो अगर हम इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दें, इसको यहाँ पे ला दें, ठीक है, तो ये वाला मिथाइल इसके पीछे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा, तो एक के ऊपर एक हो जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर में गलती है, समझ गए। मतलब ये ए कायरल है, ये क्या है, ए कायरल, क्योंकि यहाँ पे POS मिल जाएगा रोटेशन से। बट इसमें देखोगे ऑप्शन में क्या दिया है ना, सब में सेकंड दिया है, सब में, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। जैसे मान लो अगर हम इस OH को उठा के यहाँ पे कर दें, ठीक है ना, तब सही हो जाएगा। समझ में आया ना कि देखो अगर किसी कंपाउंड को रोटेट करने से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा तो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जैसे हमने क्या किया ना, इसको ही हम रोटेट करें फ्रंट वाले को, किससे 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये OH के ऊपर OH आ जाएगा, ये CH3 के ऊपर CH3 आ जाएगा। तो जब भी अगर ऐसा स्ट्रक्चर आएगा ना, इस प्रकार से ऐसा, यहाँ पे OH है, OH है, इधर CH3 है, CH3 है, इधर H है, H है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, बस मैं आपको बता दिया हूँ, हमेशा आंसर स्पेसिफिक नहीं होना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो कायरल है, सेकेंड इनके हिसाब से है ना चेंज होना चाहिए। थर्ड में देखोगे, थर्ड में निश्चित रूप से देखो बच्चों, यहाँ से अगर इसको हम ऐसे कट करते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलता, अगर यहाँ पे फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता या ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन होता तो ये भी कायरल हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये जो है बच्चों, ये क्या है, ये साइक्लोब्यूटेन है ना, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है।
और इसमें जो होगा है ना कि क्लोरीन के जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है ना, इसको पकड़ फॉर्म में बनाया गया है जैसा कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा, कायरल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है पकड़ है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, प्लेन में रहेगा तब तो कायरल होगा, बट ये प्लेन में होता नहीं है ना, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ साथ है ना थर्ड फोर्थ भी है, सेकेंड में करेक्शन के साथ आएगा तो हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हम यही टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना वो रैपिड नहीं होते, ये GI है ना, EZ है या सिस्ट्रांस है। ये चेयर फॉर्म है, ये तो कन्फर्मेशन है, ये तो है ना रैपिड हो जाएगा। ये भी न्यूमैन पोजीशन, ये कन्फर्मेशन है, ये भी कन्फर्मेशन है। तो जो कन्फर्मेशनल होते हैं वो तो हो जाते हैं, बट ज्योमेट्रिकल वाले इंटरचेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, B होगा। 47 है, विच इज़ द लोएस्ट एनर्जी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो वही बच्चों जो बड़े ग्रुप है वो NT पे होना चाहिए, है ना। बड़े ग्रुप जो है ये देखो, ये इक्लिप्स फॉर्म में है, ठीक है, ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है तो बहुत ही खतरनाक है। ये NT है, ये NT है, और ये जो है ये गॉसी है। सबसे ज़्यादा यही स्टेबल होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो आर कायरल। तो फर्स्ट में देखो बच्चों, फर्स्ट जो है इसमें यहाँ इसके अबाउट देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ठीक है ना। इसके यहाँ देख लो, यहाँ पे बस एक मिरर रख दोगे, अपर हाफ लोअर हाफ है ना, कट जाएगा। और फिर हमें जो है इसका निकालना है, तो बेस्ट है कि इसका क्या कर लो, है ना, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन निकाल सकते, इसका है ना सॉहर्स है, इसका फिशर प्रोजेक्शन निकाल लो, है ना। तो इसको ऐसे कर लो, तो ये है CH2OH Cl और H, और इधर इसको घुमा दिया 180 से, ये CH2OH हो गया, इधर H आ गया, इधर क्या आ गया, Cl आ गया, ऐसे। अब इसका हम फिशर प्रोजेक्शन इक्लिप्स में करते हैं ना, तो यहाँ पे ये हो गया CH2OH हो गया, Cl हो गया, H हो गया, CH2OH हो गया, H हो गया और Cl हो गया, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है बच्चों, कन्फिग्रेशन, मतलब ये दिख ही रहा है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, समझ गए। तो ये तो है ना, तो इसमें POS नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया सेकंड। थर्ड में अगर ध्यान से देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है CH2OH है, नीचे ये है, यहाँ से कट करोगे नहीं मिलेगा। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सेकंड तो हो गया, थर्ड भी हो गया। और फोर्थ में देखोगे, फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से कट करो, अपर हाफ लोअर हाफ सेम है, तो इसमें भी POS है, ठीक है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सिक्स्थ में देखोगे, सिक्स में तो ये सिस और ट्रांस है बच्चों, है ना, यहाँ पे POS नहीं होगा, है ना, ये ट्रांस पोजीशन पे। तो अगर इसमें डाउट है तो इसको तुम जो है ट्रांस पोजीशन बना लो, ये करके, ठीक है। जैसे एक CH3 इधर है और एक इधर है, ऐसे H और H। व्हाट डू यू थिंक, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं, POS नहीं मिलेगा, ठीक है, दो कायरल कार्बन है। तो कौन सा हुआ बच्चों, सेकेंड हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, थर्ड हो गया, फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, फिफ्थ में नहीं है। तो सेकेंड, थर्ड एंड
फिफ्थ यानी कि बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स कुड बी रिजॉल्व बाय द रिएक्शन विथ एन एनवायरमेंट इन एंशियोमेरिकली प्योर कायरल सेंट अमाइन। तो रिजॉल्व बच्चों उसी को कर सकते हैं जो खुद ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो ये वाला जो होगा बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बाईफिनाइल रिंग होता है, तो दो रिंग पे अगर कोई बड़ा सा ग्रुप रहता है तो एक रिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आउट ऑफ प्लेन है ना, दूसरे प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चला जाएगा और एक वर्टिकल पे, प्रोवाइडेड यहाँ पे कोई बड़ा सा ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी सब क्या है बच्चों, सेम प्लेन में है, प्लेनर है ना, प्लेनर है तो प्लेनर है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ही। ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, चाहे ग्रुप्स कैसे भी हों, उससे कोई मतलब नहीं है, बस ग्रुप में कोई कायरल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द फॉलोइंग। तो इसमें एक तरीका है बच्चों, लंबा तरीका है कि आप जो है सबका कन्फ्यूजन निकालो। दूसरा तरीका है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, ये जो CHO ग्रुप है इसका CHO नीचे है, ध्यान से देखो। अब इसको खाली हम 180 डिग्री से ना रोटेट कर दें, 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो सब कुछ, जैसे ये 180 से इधर भाग जाएगा, सब कुछ भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब 180 से रोटेट कर दोगे, मान लो ऐसे हमने रोटेट किया, तो यहाँ पे नीचे CHO आ जाएगा और ये जो OH इधर क्या थे, राइट में थे, अब वो लेफ्ट में चले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे OH लेफ्ट में चले गए। ठीक है, तो कई बार हम ये भी देख सकते हैं, रोटेशन करने से अगर चीज़ें तुरंत निकल जाती है तो हमारे सोल्यूशन निकालने से बच जाएंगे, टाइम लगता है ना उसमें। ठीक है, तो इसमें से अगर हम यहाँ इसके अबाउट रोटेट कर दें 180 से, तो इसका जो OH दोनों राइट में था, अब इस तरह OH दोनों लेफ्ट में आ जाएगा, देखो इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो OH ये लेफ्ट में है, ठीक है, अब ये किधर आ जाएगा, ठीक है, राइट में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो OH राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, तो केवल रोटेशन करने से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 180 डिग्री कर दें तो ये मिल जाएगा, तो आइडेंटिकल हो गया ना, फिर समझ गए, 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो वही मिल जाएगा, तो इसका मतलब आइडेंटिकल हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट आर द करेक्ट डेजिग्नेशंस फॉर द स्ट्रक्चर। तो डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल हो सकता है, तो देखो क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट है, देखो यहाँ पे तो ये A और B है ना, इसके अबाउट तो दो डिफरेंट है। बट अगर ये G1 है और ये G2 है, तो G1 G2 क्या है बच्चों, सेम है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल तो है ही नहीं, इसलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसलिए आप EZ की कोई बात ही नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल। तो सेम है, वही बच्चों आपको करना होगा, कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे इसका तो निकाल लो कि 1 2, तो ये ऐसे आएगा, तो ये तो R आ गया, क्लियर। और इसका निकालना था, ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, ऐसे है ये, ठीक है, यहाँ पे OH है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले तो देखो ये 1 था, ये 4 था, ये 2 था, ये 3 था, अब हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे। अब हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे जाएंगे, तो ये क्या आएगा बच्चों, S आ जाएगा, तो ये R आया और ये क्या आ गया, S आ गया, ये S आ गया। इसका मतलब क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, समझ गए। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, तब तो ये A कायरल हो गया ना, इसमें POS। अब देखो जो फर्स्ट निकाले, तो सेकंड में तो समझ ही गए, है ना। तो ये तो R होगा, तो ये भी क्या आएगा, R ही आएगा, समझ में आया, क्योंकि ये जो OS था वो डैश पे यहाँ पे, तो ये तो कायरल हो जाएगा, कायरल हो गया। इसमें देखो बच्चों, इसको अगर हम रोटेट कर दें, है ना, इसको अगर हम रोटेट कर दें यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर तो आएगा, मगर ये इसके ऊपर
आएगा, है ना। तो सेम ग्रुप एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। तो सेम ग्रुप अगर ठीक एक दूसरे के ऊपर आ गए या ठीक एक दूसरे के एंटी आ जाएंगे तब तो ये कायरल हो जाएगा। तो ये भी क्या है बच्चों, ये कायरल है, ये कायरल हो जाएगा, ये कायरल है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है ना, इनफैक्ट 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, ये भी कायरल है। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो सेकेंड भी है ऑप्टिकली एक्टिव, थर्ड भी और फोर्थ भी। फिफ्थ में देखो बच्चों, फिफ्थ में अगर देखोगे तो ये A और ये B, ये है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ऑल्दो ये नॉन प्लेनर है बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, ये स्पाइरो है, ठीक है। तो स्पाइरो में वो परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं लेकिन उनके पास जो ग्रुप लगा हुआ है ना, एक ग्रुप क्या हो गया है, सेम हो गया है, ऐसे। तो इसको यहाँ से कट करोगे ना ऐसे, तो ये और ये दोनों सेम है, इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये खड़ा हो जाएगा, ये है ना। जैसे ये मान लो कि ये वर्टिकल प्लेन में है ना, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसी प्लेन के अबाउट अगर कट कर लोगे, ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो इस वजह से बच्चों इसमें कौन कौन कायरल हुआ, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। अगला क्वेश्चन है 53, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैज द लोएस्ट एनर्जी। तो लोएस्ट एनर्जी मतलब ट्रांस वाले की होगी, और जितना दूर होगा वही उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ई ही होगा। बल्कि ग्रुप जितना दूर है ना, ट्रांस फॉर्म, और अगर उसका चेयर फॉर्म बनाएंगे तो दोनों इक्वेटोरियल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखो, सिस और ट्रांस टाइप का है या ई और जेड टाइप का है, तो कह रहा कि किस रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल। अच्छा, तो सिस और ट्रांस है तो बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, IUPAC नेम सब अलग हो जाएगा। तो सिर्फ क्या सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम होगा, है ना। ये दोनों जो है वो सिस ट्रांस है, सिस ट्रांस या EZ है, समझ गए, ये EZ फॉर्म में है तो क्या होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, IUPAC नेम सब अलग होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आइसोमर इज। देखो बच्चों वैसे तो इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, लेकिन कई बार एक्सियल पे होना फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है। इस वाले केस में, ठीक है, ये जो OH है, ठीक है, इसका जो O और ये H है, और इधर जो है O और M है, यहाँ पे प्लस और माइनस, इसमें क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जहाँ पे ऐसा कुछ बन सकता है ना बच्चों, उस केस में हम इक्वेटोरियल पे न रख के उसे कहाँ रख देंगे, एक्सियल पे, तो D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग इज। तो इसमें देखो बच्चों 1,4 वाला सिस पे है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल और मिथाइल 1,4 पे है, सिस पे है। बगल वाला जो मिथाइल और ट्रांस पे है। टर्शियरी ब्यूटाइल बहुत बल्कि ग्रुप है, तो उसके लिए उसको इक्वेटोरियल पे होना मस्ट है। तो इसमें देखोगे तो सब में इक्वेटोरियल पे दे रखा है ना, यहाँ भी इक्वेटोरियल है, यहाँ भी है, ठीक है, तो उसने इसका ध्यान रखा है। अब तुम्हें आगे ध्यान रखना है कि इस टर्शियरी ब्यूटाइल का जो चौथा है ना, जैसे 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो ये जो है ये, तो अब इसमें क्या देखोगे, जैसे देखो ये अपर है, ये भी अपर है, तब तो ये सिस हो गया, ये सिस है, बिल्कुल सही है, समझ गया। तो
ऐसा आपको दो जगह दिया है, सी और बी में, सी और बी। तो अब बाकी देख लो बच्चों। अच्छा, ये और ये देखो इधर है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रांस पे हैं। तो ये अपर हो गया तो इसको लोअर पे होना पड़ेगा, तो ये लोअर पे है, समझ गए। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर सी ही है। यहाँ पे देखोगे तो ये अपर है और ये भी अपर है, अपर अपर सिस हो गया, बट इनको ट्रांस पे रहना है, इसको आपस में सिस पे रहना है। तो सिस के लिए क्या होना चाहिए, या तो अपर अपर हो या लोअर लोअर हो। बल्कि ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये कंफर्म है। तो इसका सही आंसर सी होगा। 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो है ना, तो गॉस कन्फर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है ना, इसका गॉस फॉर्म है ना, 1,2 डाइब्रोमो। यहाँ पे ब्रोमीन है, H है, H है, ऐसे है, तो निश्चित रूप से इसका डाइपोल मोमेंट तो कैंसिल होगा नहीं है ना, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका जो म्यूनेट होगा नॉट इक्वल टू 0। फिर एंटी कन्फर्मेशन, एंटी अगर ले लोगे तब तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका जो म्यूनेट होगा 0 हो जाएगा। फिर है ट्रांस 1,4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ट्रांस 1,4 डाइब्रोमो ऐसे है ट्रांस पोजीशन। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। इसका म्यूनेट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर है फोर्थ है सिस 1,4 डाइब्रोमो, तो सिस हो गया तब तो नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका जो म्यूनेट होगा नॉट इक्वल टू 0। फिर है फिफ्थ टेट्रा ब्रोमो मीथेन, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, एक ही कार्बन पे 4 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल एंगल, इसका जो म्यूनेट होगा वो 0 हो जाएगा। फिर है 1,1 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाइब्रोमो, तो निश्चित रूप से इसका भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये आपका है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ठीक है। तो म्यूनेट जो है किसका 0 नहीं हुआ, फर्स्ट का नहीं हुआ, फोर्थ का नहीं हुआ, सिक्स्थ का नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ। करेक्ट आंसर इज डी। अगला है बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर डिस्कोडर्मोलाइट। तो कायरल कार्बन गिन लो बच्चों, देखो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टीरियो आइसोमर है तो इसको भी हम गिनेंगे डबल बॉन्ड, ये भी इसके अबाउट सिस ट्रांस बनेगा, इसको हम 9 गिनेंगे, 10 11 12 13 14, इसको भी गिनेंगे, सिस ट्रांस बनेगा, ये 15, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, तो इसमें कोई सिमेट्री तो दिख नहीं रही है, तो 2 के पावर क्या आएगा बच्चों, 15 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड्स A and B shows optical activity. A and B are stereoisomers. एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड्स A and B, A और B के कंपाउंड का एक्वस सोल्यूशन है और जो ऑप्टिकली एक्टिव है ना, मिक्सचर जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। A and B are stereoisomers. Which of the following possibilities cannot be correct? A has 2 chiral centers but B does not have any because it has a symmetry plane.
देखो इसमें कह रहा है ना कि ए और बी जो है बच्चों वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, समझ गए ना, ए और बी जो है वो स्टीरियो आइसोमर है। तो पहला जो ही ऑप्शन है वही डाउटफुल लग रहा है कि ए हैज़ 2 कायरल सेंटर, बी डज नॉट हैव एनी, है ना, बी में है ही नहीं, तो स्टीरियो आइसोमर कैसे होगा, समझ गए। स्टीरियो कायरल कार्बन होने के बाद भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, जैसे कहा ए एंड बी आर इनएंशियोमर्स, ठीक है, इनएंशियोमर्स हैं तो क्या मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ए का 60:40 है तब भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ए एंड बी डैश ट्यूमर है तब भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ए एंड बी आर नॉट प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट्स, है ना, ये इसको इम्प्लाई कर ही रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ यही इम्प्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कि अगर ए के पास 2 कायरल कार्बन तो उसके पास भी 2 होगा, तभी तो स्टीरियो आइसोमर होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द लोएस्ट एनर्जी फॉर्म ऑफ 1s 2s 4r ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ना 1 पे S होना चाहिए, 2 पे भी S होना चाहिए और 4 पे R होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बच्चों थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे देखो ये है 1 2 और ये है 4, ठीक है, ऐसा है, किसी एक को लेके ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का कन्फेक्शन निकालो, तो बच्चों मैंने बताया था ना, क्या बताया था, जो अपर होता है वो वेज पे होता है ना, क्या बताया था, जो अपर होगा उसे वेज पे रखना है। तो इसमें क्या है, जो अपर है उसे वेज पे रखोगे, ठीक है। तो चलो 1 को देखो, है ना, तो 1, अब इसमें देखो ये देखो लोअर है ना, ये H है, इसका H इधर है, ठीक है, इसका H इधर है, ठीक है, अपर लोअर दिख गया। तो चलो 1 का देखो, तो 1 पे ये मिथाइल है, तो इसको कहाँ पे रखोगे, अब इसको ऐसे बना लो, पहले इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो 1 2 कोई भी ले लो, है ना, जैसे, तो यहाँ पे अपर, ये अपर वाला है ना, CH3 जो है ये अपर है, ठीक है, ये वाला अपर है और ये भी अपर है, अपर को वेज पे रखना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में CH3 जो होगा अपर है, तो इसको वेज पे रखोगे, ठीक है। वहाँ पे H अपर है तो H को वेज पे रखोगे, और वहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे, ये CH3 है, ये CH3 है और ये H है, समझ गए। अब इसी का कन्फिग्रेशन निकालना है, तो ये तो दिख ही रहा है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देखो तो इसमें देखो, अच्छा ये तो यहाँ पे ये CH3 है ना, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे इस वाले पे यहाँ पे H होगा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3, तो 1 से 3 वाया 2 ऐसे जाओगे, ये क्या आ गया, S आ गया। उसी प्रकार देखोगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो तो 4th पे है ही, इसका भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया है, इसको 1 कैसे मान लिया, तो ये जो है, हाँ अब ठीक है।
देखो ये CH3 है, तो 1 तो ये होगा ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आ गया। चलो अब इसका देखोगे तो 1 इधर मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको, तो ये ऐसे जाओगे तो ये R आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, R आ गया। तो 1s और 4R तो देखो मिल गया, है ना। अब 2 का निकाल दो, तो देखो 2 का मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो 2 के लिए देखो यहाँ पे इधर हम CH3 कर देंगे और इधर हम H कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4, 2 इंटरचेंज कर लोगे, ठीक है। तो 1 2, तो ये क्या आ गया, S आ गया ये। तो पहला ही सही है बच्चों, है ना, 1s 2s एंड 4r। क्लियर। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। तो एफर्ट करते रहो बच्चों, है ना। इसमें जो नहीं आएगा उसको कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगा। हमेशा ध्यान रखना है कि चेयर फॉर्म अगर लिखना है ना, वेज पे डैश में हमेशा 4th प्रायोरिटी लाना होता है। तो लाने के लिए पहले प्रायोरिटी निकाल लो, फिर चेंज कर लो, 2 चेंज कर लेंगे, ठीक है बच्चों। शेयर करते रहो बच्चों, दूसरे स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिले, ठीक है।